साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी दिनों के बाद इस अस्त-व्यस्त भरे जीवन से अब थोड़ा-सा बाहर निकलने के बाद, काफ़ी दिनों बाद मैं जीके एंड करंट अफेयर्स की ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ पा रहा हूँ। आप में से तमाम साथी इस बात को जानते हैं कि सर व्यस्तता थी, कहाँ पर थे? लेकिन तमाम साथी ऐसे हैं जो ये जानते ही नहीं थे, उनको लगता था कि सर जी जीके एंड जीएस बस हो चुका, पढ़ा चुके, गायब हो गए। साथियों, बहुत विनम्रता पूर्वक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिन साथियों को इसकी जानकारी नहीं है, उनको बता दूँ कि पहले हम एक संस्थान के पार्ट थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हम लोग अपना-अपना रास्ता चुन लिए। तो मुझे ऐसे में ताज़ा-ताज़ा मतलब अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कुछ एफर्ट करना पड़ा। उसके लिए मैंने स्टूडियो सेटअप डाला, उसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ा। बहुत तरीके-तरीके से जुगाड़ करके तब जा कर के मैं व्यवस्थित हो पाया और अब मैं आपके सामने जुड़ पा रहा हूँ। अब प्रयास करूँगा कि अभी इन्वर्टर नहीं व्यवस्थित हो पाया है, इसलिए लाइव आने में थोड़ा-सा संकोच कर रहा हूँ क्योंकि लाइट कट जाएगी बीच में तो दिक्कत हो जाएगी। रिकॉर्डिंग में लाइट कटेगी तो जहाँ से रुकेगा वहीं से आगे कर लूँगा, फिर ऐड करके वीडियो दे दूँगा। इसलिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जीके एंड करंट अफेयर्स की वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए एक बार फिर से तैयार कर रहा हूँ और इसको देखिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल पर यदि आप नए होंगे और अपने हित मित्रों तक साझा कर दीजिए। सेशन नंबर आज कौन-सा है? हम लोग काफ़ी दिनों से ये अध्ययन कर रहे हैं। आज हम सभी लोग पहुँच चुके हैं 9वें नंबर के सेशन पर, सीरीज़ पर और मैं सेशन को शुरू करूँ उससे पहले आपसे अपील करूँगा कि मैं आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की वीडियो तो उपलब्ध करा रहा हूँ, साथ ही साथ आपको बायोलॉजी की भी वीडियो उपलब्ध कराऊँगा, साइंस की भी उपलब्ध कराऊँगा। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा, अनुनय विनय प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग कम से कम हमारे लिए, हमारे पास भी एक पेट है ना, उसके लिए आप इस कोर्स से जुड़ जाइए। अच्छा, इसके लिए नहीं कह रहा हूँ कि खाली पेटे के लिए जुड़िएगा। जब आप इससे जुड़ेंगे, तो आप इससे लाभ भी पाएँगे। 30 नंबर की कंप्लीट तैयारी आपकी मैं करवाऊँगा, जिसमें बाल विकास, शिक्षण कला, जीवन कौशल सब कंप्लीट करूँगा और एकदम बेहतरीन अंदाज में आप सभी को नोट्स और बेहतरीन अंदाज में आप सभी की अ, A4 साइज़ की पीडीएफ सब कुछ मिलेगा, जो आज के मॉडर्न ज़माने में लोग इस्तेमाल करके प्रोवाइड करवा रहे हैं। हम भी उस मॉडर्न ज़माने से जुड़े हुए हैं। आपको इस बैच से जुड़ने के लिए क्या करना होगा? एंट्री लिखना होगा, कोहिनूर बैच, जो इस बैच का नाम है। लिख करके 9250806009 पर आपको मैसेज कर देना होगा। मैं मैसेज पा जाऊँगा, उसके बाद मैं आपको रिप्लाई करूँगा। जी हाँ, अब मैं पूरी तरह से फ्री हूँ। केवल मुझे क्लास लेना है, उसके बाद मैसेज का रिप्लाई देना है, क्लास लेना है, मैसेज का रिप्लाई देना है, बस यही काम है। है ना? खाना-पीना भी छोड़ चुका हूँ, भूल चुका हूँ कि खाना भी खाना होता है क्या? इतनी व्यस्तता हो गई थी। फिलहाल अब एकदम मस्त हो गया है समय और अब हम लोग पढ़ाई-लिखाई का एकदम अपना दौर शुरू करेंगे। आइए सेशन को शुरू करें। अच्छा हाँ, एक और बात है कि सीडीपी अगर सीटेट के लिए पढ़ना चाह रहे हैं इंडिविजुअल, तो उसके लिए भी आपको व्हाट्सएप करना होगा क्या? एंट्री सम्राट बैच और वही नंबर सेम पर और इसकी फ़ी मात्र ₹149 है। तो अगर आपके जानने-पहचानने वालों में से कोई पढ़ना चाह रहा हो, ये सीडीपी इसलिए भी पढ़ ले सीटेट का, तो सीटेट का तो काम करेगा ही करेगा। एमपी टेट आने वाला है ना, एमपी टेट में सेम सिलेबस यही है। ज़्यादा मैं फेकम-फाकी नहीं मचाऊँगा। अगर आप सीटेट का सीडीपी मुझसे जुड़ करके पढ़ते हैं, तो आपका एमपी टेट में बड़ा लाभ हो जाएगा। ये मैं वादा करूँगा, आपसे दावा करूँगा। आइए पहले नंबर के सवाल की तरफ अब हम सभी लोगों का सफ़र शुरू होता है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए और जवाब देना प्रारंभ कर दीजिए। अब जवाब कहाँ पर देंगे? हमारी लाइव की आदत बनी हुई है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। लाइव जल्द ही जुड़ेंगे। सवाल पहला है कि 84वें संविधान 84th है ना? संविधान संशोधन के प्रावधानों के अनुसार लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन पर लगी रोक किस वर्ष समाप्त हो रही? यह परिसीमन पर जो रोक लगी हुई थी, ये रोक 2026 में समाप्त हो रही है। कब समाप्त हो रही है? 2026 में। आइए इसके विषय में एडिशनल जानकारी लेते हैं। 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत कब हुआ था? 2001 में। सीटों की संख्या 2026 तक फ्रीज कर दी गई थी। अब 2026 के बाद पहली जनगणना के आधार पर नया परिसीमन होगा। परिसीमन आयोग का गठन अनुच्छेद 82 के तहत किया जाता है। भारत में अब तक 4 बार परिसीमन आयोग बने हुए हैं। ये ताजा मामला है ना? जनगणना का मामला तो आप सभी समझ रहे हैं, जनगणना चल ही रही है, काउंटिंग हो ही रहा है। क्या हो गया? अपडेट हो जाएगा अगले करंट में, अगली जानकारी में। यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसे आप समझ लीजिए। 2001 जो है 84वाँ संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत जो है
सीटों की संख्या का 2026 तक परिसीमन रोक दिया गया था, यानी कि संख्या को फ्रीज करने का मतलब ये है कि कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, ऐसी बात थी। अब 2026 के बाद पहली जनगणना के आधार पर नया परिसीमन होगा। परिसीमन आयोग का गठन किसके तहत हो रहा है? 82 के तहत हो रहा है। अब तक 4 बार परिसीमन आयोग बने हुए हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और उससे रिलेटेड जो भी एडिशनल जानकारी थी वो भी आपने प्राप्त कर ली। अब सवाल है कि भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना जिसको बुलेट ट्रेन कहा जाता है, सूरत से बिलीमोरा खंड का सफल परीक्षण किस वर्ष संपन्न किया गया? तो बुलेट ट्रेन का पूछ रहा है किस वर्ष इसका सफल। तो अब 2026 है तो भैया 2026 में चलिए ना, तो 2026 आप सभी का क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा सी विकल्प। रिलेटेड जानकारी आइए। 50 किलोमीटर लंबे सूरत से बिलीमोरा खंड का परीक्षण 2026 में संपन्न हुआ। यह परियोजना जापान की शिंकानसेन तकनीकी और जेआईसीए की सहायता से बन रही है। तैयार होने पर ट्रेन की अधिकतम गति कितनी हो जाएगी? 350 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें तो कोई ऐसी एडिशनल जानकारी है नहीं जो बहुत परीक्षा उपयोगी हो, तो इसका केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है। किसी का केवल मतलब चमड़ा महत्वपूर्ण होता है, किसी का दिल, दिमाग, गुर्दा, जिगर, फेफड़ा, है ना? और किसी की मेंटलिटी महत्वपूर्ण होती है। वैसे ये क्वेश्चन भी गुज़र गया, है ना? हम लोगों के चारों तरफ ऐसे ही लोग रहते हैं। कुछ लोग दिल, जिगर, गुर्दा वाले होते हैं, कुछ लोग होते हैं खाली चमड़ी वाले, कुछ लोग खाली ज़ुबान वाले होते हैं। बक-बक खाली बोलेंगे, अंदर भूसा ही होता है, लेकिन सामने वाले को छल ही लेते हैं कि बहुत बड़े दिमागी आदमी होंगे, है ना? तो वही से क्वेश्चनवा भी था, ऐसे लग रहा था कि इसके अंदर गहराई वाली बात कोई होगी। पर दुर्भाग्य से मिला ही नहीं गहराई वाली कोई बात। कह रहा प्राथमिक कक्षाओं में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए निपुण भारत मिशन का लक्ष्य वर्ष क्या है? देखिए निपुण भारत मिशन शुरू कब किया गया था? 2021 में शुरू किया गया था। जैसे ही एनईपी 2020 लॉन्च हुई थी, उसी टाइम पर यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आ गई थी कि दक्षिण एशिया के अधिकांश देश ऐसे हैं जिनमें 18 वर्ष से कम उम्र यानी 18 वर्ष की उम्र तक के 40% बच्चों में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी नहीं है। मतलब पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना नहीं जानते हैं। इसका एक मतलब बेइज्जती हुई। भारत उस आंकड़े में शामिल था। तो इसलिए निपुण मिशन शुरू किया गया था एनईपी 2020 के तुरंत बाद और उसमें ये लक्ष्य रखा गया था कि फाउंडेशनल लिटरेसी बच्चों को दे दी जाएगी, बुनियादी साक्षरता विकसित कर दिया जाएगा। लक्ष्य वर्ष रखा गया था कौन सा? 2026-27 का यही लक्ष्य वर्ष रखा गया था कि सभी बच्चों को 100% फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पूरी कर ली जाएगी। कागज पर पूरी हो चुकी है। हकीकत में कब पूरी होगी, हकीकत में है पूरी कि नहीं हुई, तो आप अपने गाँव, मोहल्ला, आस-पड़ोस के किसी भी बच्चे को पकड़ लीजिए जो 18 वर्ष से कम उम्र का है ना? बड़े उम्र वालों को निरीक्षण वयस्क में या प्रौढ़ में डाल दिया जाएगा, छोटे बच्चे को पूछ लीजिएगा उससे क, ख, ग, घ गिनती ज्ञ तक पूछ लीजिए। अगर वो पढ़ ले रहा हो, तो कोई शब्द, कोई गिनती उससे लिखने के लिए कह दीजिए। अगर वो लिख पा रहा हो तो है, नहीं तो नहीं है। लक्ष्य था कक्षा 3 के अंत तक प्रत्येक बच्चे को पढ़ने लिखने और अंकगणित की मूलभूत साक्षरता देना, यही लक्ष्य था, है ना? निपुण का फुल फॉर्म आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब चूंकि देखो ये सवाल इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों, क्योंकि ये जीके एंड करंट अफेयर्स में है ही, ये सीडीपी में भी आएगा। आप कहेंगे सीडीपी में कहाँ पर? शिक्षण कौशल जब पढ़ेंगे, वर्तमान भारतीय समाज व प्रारंभिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में जब आप आओगे, तो आपको 2022-23 तक जो योजनाएं शिक्षा को लेकर के चली हैं, सब पढ़ना पड़ेगा। निपुण मिलेगा फिर आपको। निपुण का मतलब होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। हिंदी में हो जाएगा बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान। सिंपल है, झंझट खत्म। सवाल है कि उत्तर प्रदेश का चौथा, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है जिसे 2026 में पूरी तरह खोला गया? इसकी बात ये कह रहा है, उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का कौन सा 53 यानी 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है जिसे 2026 में पूरी तरह से खोला गया था? तो ये टाइगर रिजर्व है ना जो, वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। अब इससे रिलेटेड एडिशनल जानकारी की तरफ आप चलेंगे तो चित्रकूट जिले में स्थित रानीपुर यूपी का चौथा बाघ अभयारण्य है या बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व है और पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघ अक्सर यहाँ आते रहते हैं, ठीक है। तो पन्ना कहाँ पर है? पन्ना एमपी है ना। हाँ, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। हीरा मिलेगा ही, पन्ना अगर तमन्ना करेगी तो। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। सितंबर 2026 में प्रस्तावित 23वें फीफा यानी फीबा
महिला बास्केटबॉल विश्व कप की मेजबानी किसे सौंपी गई है? देखो खेलों से, है ना? खेल से, कला से, संस्कृति से, यही है सुपर टेट का सिलेबस। सुपर टेट के सिलेबस में कतई भूल मत करिएगा कि सिविल दर्जे का करंट अफेयर्स आप पढ़िए और कतई भूल मत करिए कि डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। ये सब बेकार की बातें हैं। अरे भाई, एआई से ये लोग पेपर बनाएँगे। एआई क्या करेगा, मन करेगा तो सतही सवाल उठा करके दे देगा। जो हम लोगों को देता रहता है ये। तो इसलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना कि सिविल लेवल का आपको करंट पढ़ना होगा। भारी-भारी क्लासेस देखिए और सुबह सवेरे उठ करके या रात में उठ करके, दिन में, दोपहर में उठ करके, नहीं, ये ऐसा नहीं करना है। कोई छमाही मतलब अर्धवार्षिक, वार्षिक पत्रिका पढ़ लीजिए या फिर कोई ऐसे जीके, जीएस टाइप का जो लूसेंट में नहीं होता विविध वाला पीछे, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वैसी और कोई किताब आई हो अगर, मैंने तो एक एग्ज़ाम्पल दिया, और कोई किताब अगर आई हो जिसमें विविध का समावेश हो और गलतियाँ ना हो, बेहतर हो, तो वो आपके लिए रामबाण नहीं, हनुमान गदा शामिल हो जाएगा। दोनों मिला दे दीजिए, दोनों मिला दीजिए। रामबाण, हनुमान गदा दोनों एक कर दीजिए, उतना मारक हो जाएगा वो। बस इतना ही ज्ञान बहुत है। आगे समझिएगा। तो 23वें फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप की मेज़बानी किसे सौंपी गई? ऑप्शन में है फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है। तो ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है किसको? जर्मनी को। यहाँ पर एक बार फिर से विकल्प आपका कौन-सा? बी विकल्प है। एडिशनल जानकारी की तरफ चलिएगा। 26 का महिला विश्व कप जर्मनी बर्लिन में आयोजित किया जाएगा। 2022 का विश्व कप सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था जिसे अमेरिका ने जीता और फीबा का मुख्यालय कहाँ पर है? मीस स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये महत्वपूर्ण है ना? आगे बढ़िएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल है आरबीआई द्वारा 2026 में जारी वित्तीय समावेशन सूचकांक, ये है ना एफआई इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है? आधार वर्ष पूछ रहा है कि इसका, तो इसका कोई आधार वर्ष नहीं है, ध्यान दीजिएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा कि इसरो द्वारा विकसित नाविक प्रणाली में कितने उपग्रहों का समूह शामिल है? हाँ, ऐसे पूछा जाता है ना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ ना विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भी सवाल आते हैं, करंट वाले, जो ये वाले सवाल इस टाइप के। तो इसरो द्वारा विकसित करा कि नाविक प्रणाली में कुल कितने उपग्रह शामिल किए गए थे? तो मुझे लग रहा है कि इसको मैं उस समय पढ़ा था, तो 7 यहाँ पर राइट ऑप्शन, हाँ, 7 उपग्रह यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन-सा? बी विकल्प आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। कह रहा है ना कि ये जो नाविक होता है इसका मतलब होता है नेविगेशन विथ इंडियन कंसल्टेलेशन। थोड़ा मिस्टेक होता है मेरा, इसलिए इसका प्रोनंसिएशन थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूँ उस पर। इसमें 7 उपग्रह हैं कौन से? 3 भू-स्थैतिक हैं और 4 जो हैं वो तुल्यकालिक हैं। भारत की सीमा से 1500 किलोमीटर दूर तक सटीक स्थिति को ये बताएँगे। आगे बढ़िएगा, चलेंगे अगले पर। सवाल कह रहा है कि पीएम मित्रा योजना के तहत यूपी का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क किन जिलों की सीमा पर बना हुआ है? महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान दीजिएगा। मेगा टेक्सटाइल के विषय में पूछ रहा है, किन जिलों की सीमा पर ये बना हुआ है? विकल्प में है आगरा, मथुरा, लखनऊ हरदोई, कानपुर उन्नाव, यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन-सा? लखनऊ हरदोई की सीमा पर बना हुआ है। बी विकल्प आपका राइट ऑप्शन हो, लखनऊ हरदोई सीमा पर, जिसको मलिहाबाद, मलिहाबादी होता ना, आम के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा पॉपुलर है, मलिहाबादी आम। मलिहाबाद पर 1000 एकड़ में मेगा टेक्सटाइल पार्क बन रहा है। अब पीएम मित्रा मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, यहाँ पर ध्यान से याद रख लीजिएगा, अपैरल, इसको जो है ना ये पीएम मित्रा वाला याद रख लीजिएगा। पूरे भारत में ऐसे 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बन रहे हैं। कितने? 7 ऐसे मेगा टेक्सटाइल पार्क पूरे भारत में डेवलप हो रहे हैं। सवाल अगला आता है कौन-सा? 2026 के एएफसी महिला एशियाई कप की मेज़बानी किस देश द्वारा की गई है? महिला एएफसीआई की बात कर रहा है। महिला एशियाई कप की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई है? विकल्प में है दक्षिण कोरिया के द्वारा, जापान के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, चीन। यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा भैया? ऑस्ट्रेलिया आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके विषय में देखें। 2026 में मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया ने की। 22 के कप की मेज़बानी भारत में हुई थी, यानी कि मुंबई पुणे द्वारा। विजेता सीधे आगामी फीफा महिला विश्व कप के लिए क्वालिफाई करता है। इस कप का जो विजेता होता है वो कहाँ पर प्रवेश करता है? वो सीधा जीत करके आगामी फीफा महिला विश्व कप में क्वालिफाई कर जाता है। आगे देखिएगा, सवाल आता है कौन सा? प्रतिष्ठित प्रित्जकर पुरस्कार का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? ऐसे पुरस्कार पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ऐसे जितने भी पुरस्कार हैं उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, एक आध सवाल निकल ही जाते हैं। अब चूंकि सिलेबस इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हर जगह आप कहेंगे कि एक सवाल यहाँ से आता है, तो जरूरी थोड़े है कि वो सवाल आए ही। लेकिन अब हम ये कैसे जानते हैं कि ये नहीं आएगा?
इग्नोर थोड़े कर सकते हैं। वो ना पूछ करके उसके मतलब कुल मिला-जुला करके 30 ही क्वेश्चन निकालना है उसको, और 30 का बहुत ब्रॉड है ये पाठ्यक्रम। इसकी कोई सीमा नहीं, इसको कोई बाँध नहीं सकता है कि इसकी एक परिसीमा बना दे और उसी के भीतर से सवाल आ जाए, ऐसा असंभव है। तो ये कहाँ से संबंधित है? ये वास्तुकला से संबंधित है। यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन होता है कौन-सा? ए विकल्प आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। जो प्रितिजगर पुरस्कार है ना, उसको वास्तुकला के आर्किटेक्चर के रूप में नोबेल माना जाता है इसको। और कह रहे 2018 में बाल कृष्ण दोषी यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे, और यह हयात फाउंडेशनल द्वारा दिया जाता है। कौन से फाउंडेशनल द्वारा? हयात, मेरे ख्याल से सऊदी अरब का होगा। यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का पहला फार्मा पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? कौन से पार्क की बात कर रहा है? फार्मा पार्क की बात कह रहा है कि किस जिले में स्थापित किया गया है? विकल्प है नोएडा में, ललितपुर में। हाँ, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा कौन सा? ललितपुर आप सभी का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, यूपी का पहला फार्मा पार्क बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में बना है। राज्य का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क नोएडा में स्थापित है। लक्ष्य है दवाइयों के निर्माण में आत्मनिर्भरता। आगे देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है ना? या की जाती है, ऐसा भी सवाल अगर पूछ लेगा तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? कह रहा कि यूएनडीपी हो जाएगा, विश्व बैंक है, या विश्व आर्थिक मंच। यहां पर आपका उत्तर सही हो जाएगा कौन सा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की गई। जेंडर गैप रिपोर्ट 4 आयामों आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति पर आधारित है। मतलब समझ रहे हैं? मतलब अर्थ के क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों के बीच क्या अंतराल है, शिक्षा में क्या गैप है, स्वास्थ्य को लेकर, राजनीति को लेकर के, इनके आधार पर नार्डिक देश जैसे कि आइसलैंड हमेशा इसमें शीर्ष स्थान पर रहते हैं। और डब्ल्यूईएफ की स्थापना क्लाउस स्वाब के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? क्लाउस स्वाब के द्वारा की गई थी। थोड़ा-सा छोटा-छोटा है, हो सकता है विज़िबिलिटी थोड़ी कम हो। अब इसको मोबाइल में देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल देखूँगा आने वाले टाइम पर ये तमाम स्पेस जो कबड्डी खेलने वाले बचे हुए हैं ना, यहाँ हम फीफा वर्ल्ड कप नहीं करवाएँगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे। आगे देखिएगा, कह रहा है संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान है? एक बार मैंने वीडियो बनाया था इस एक एक जीके एंड करंट में इसकी चर्चा करी थी, और आपको याद होना चाहिए ये है कौन-सा? छठवीं अनुसूची। कौन-सी अनुसूची है? छठवीं अनुसूची में। देखिए, 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर आपको ना एएमटीएम, वहाँ पर भी मैंने बताया था आपको एएमटीएम, जहाँ स्वायत्त जिला परिषदों के गठन का प्रावधान होता है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? वो भाषाओं से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना होगा। हंटर कमीशन आ गया भई 1882। हंटर कमीशन का गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा किस क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था? किसकी बात कह रहा है ये? हंटर कमीशन की बात कर रहा है। हंटर कमीशन जो है ना, ये प्राथमिक शिक्षा पर पहला आयोग कहा जाता है, या ब्रिटिश भारत का पहला शिक्षा आयोग, या ऐसे पूछ ले शिक्षा आयोग पहला कौन-सा है? अगर मतलब पूरे भारत की बात ना करें, ब्रिटिश भारत का है, स्वतंत्रता के बाद की कंडीशन की बात तो अलग है। यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन कौन-सा हो जाता है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है हंटर कमीशन। विलियम हंटर की अध्यक्षता में किसने गठित किया था? लॉर्ड रिपन ने इसे गठित किया। इसने प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय बोर्डों को सौंपने की सिफारिश की थी। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमीटर कमेटी बनी थी। आगे आइएगा, यूपी के किस जिले में भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है? कौन सा? गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत जो है ना, वो सोनभद्र में है। कहाँ पर है भाई? सोनभद्र में स्थित है। यहाँ पर आप सभी का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह झील रिहंद नदी पर बंधे रिहंद बांध का जलाशय है। नाम यूपी के पहले मुख्यमंत्री के नाम पर रखा गया है। सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर यह स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? पिपरी नामक स्थान पर। आगे देखिएगा, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये तो मुझे लग रहा है सबको याद होगा। वायुमंडलीय दाब किस? बैरोमीटर यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन होगा। देख लेते हैं आगे। आविष्कार किसने किया था? तो इवेंजलिस्ता टोरिसेली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। पारे का अचानक गिरना तूफान का संकेत होता है बैरोमीटर में। और हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता को, ह्यूमिडिटी को मापने का काम करता है। आगे देखिएगा, नील दर्पण प्रसिद्ध नाटक जो नील किसानों के शोषण पर आधारित था, ये किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था भाई? यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर कौन सा राइट है? सी विकल्प आप सभी का उत्तर हो जाएगा। 1859-60 में बंगाल में हुए नील विद्रोह की पृष्ठभूमि पर यह आधारित है। इस नाटक ने किसानों पर हो रहे अत्याचारों को उजागर किया था। आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन्यासी विद्रोह पर लिखा है। तो अगर आप बात करें सन्यासी विद्रोह पर कौन सा लिखा गया है, तो वो आनंद मठ लिखा गया है। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र
चटर्जी के द्वारा। सवाल आता है ओडीओपी योजना के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन पुनः, तो खेल का सामान बनाने के लिए तो आप सबको याद होगा ये, खेल के सामान की बात जब भी करेगा तो उत्तर कौन सा हो जाएगा भाई? मेरठ। मुरादाबाद तो आप सभी को पता है कि पीतल से रिलेटेड होता है, अलीगढ़ ताले के लिए है और फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए है। आगे जाइएगा, अगले पर चलते हैं। अगला है ब्लैक होल की सैद्धांतिक भविष्यवाणी सबसे पहले आइंस्टीन के किस सिद्धांत पर आधारित है? जहां से मॉडर्न फिजिक्स पैदा होती है ना? अगर आइंस्टाइन ना आया होता तो मॉडर्न फिजिक्स नहीं आती, न्यूटन ना होता तो फिजिक्स ना होती। ई बराबर एम सी स्क्वायर जो है ना, वो जब सिद्धांत आया है सापेक्षता का सिद्धांत जिसको कहेंगे ना, हाँ, सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत जो है ना, यहीं से मॉडर्न फिजिक्स पैदा हुई है और यहीं से ब्लैक होल की संकल्पना आई है। जनरल रिलेटिविटी रिलेटिविटी को मतलब सामान्य सापेक्षता का 1915 में आधार पर पहली भविष्यवाणी कार्ल स्वार्ज चाइल्ड के द्वारा की गई थी। ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। समझो, आइंस्टीन को नोबेल प्रकाश विद्युत प्रवाह के लिए मिला था, प्रभाव के लिए मिला था। यहाँ पर ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? काकोरी ट्रेन एक्शन की बात करें तो सबको याद होगा भाई 1925। यहाँ पर आप सभी का क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 9 अगस्त 1925 को एचआरए के क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूटा था। यूपी सरकार ने डकैती की जगह एक्शन शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ध्यान दीजिएगा। किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी भी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का पूछ रहा कि अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो यहाँ पर अंतिम अधिकार की जब भी बात आएगी तो संसद के पास हो जाएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? डी विकल्प आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधान परिषद का सृजन या उत्पादन कर सकती है। राज्य विधानसभा को विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों यूपी, बिहार, महाराष्ट्र आदि में परिषद है। आगे देखिएगा, कह रहा है लाइकेन को किस प्रकार के प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक माना जाता है? देखो, जहां पर वायु प्रदूषण होगा ना, लाइकेन वहां पर उगेगा ही नहीं। माना जाता है कि पृथ्वी पर पैदा हुआ पहला जीवधारी कौन था? लाइकेन ही था। इसी ने प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पृथ्वी के वायुमंडल को ऑक्सीजन युक्त बनाया। स्वतंत्र रूप से जब पृथ्वी पैदा हुई थी तो माना जाता है कि फ्री ऑक्सीजन नहीं था, फ्री ऑक्सीजन नहीं था। लाइकेन ने ही प्रकाश संश्लेषण करके ऑक्सीजन युक्त बनाया और ये जहां वायु प्रदूषण अधिक होगा, लाइकेन वहां पर उगेगा नहीं। तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता है भाई? वायु प्रदूषण आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाता है। लाइकेन हवा में सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होता है। यही वो सल्फर डाइऑक्साइड होती है जो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार हो जाती है। वो रिएक्शन करके H2SO4 बना लेती है, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है। एसिड रेन में इसकी महती भूमिका हो जाती है। यह कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध है। एक बात ध्यान दीजिएगा, लवक जो है ना, ये जो लाइकेन होता है, लाइकेन ना तो कवक है ना ही शैवाल है, बल्कि इन दोनों का सहजीवी संबंध है। आगे समझिए, सहजीवी संबंध पर स्पेशल आपको बायोलॉजी के अंदर समझाऊंगा। लिटमस पेपर भी लाइकेन से ही बनते हैं, बड़ा इसका यूज होता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गुप्तकालीन दशावतार मंदिर स्थित है? कौन सी बात कह रहा है ये? दशावतार मंदिर की बात कह रहा है। विकल्प में कानपुर, झांसी, ललितपुर, वाराणसी है। यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन एक बार पुनः हो जाएगा कौन सा? ललितपुर आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी विकल्प। यहाँ पर देखेंगे देवगढ़ ललितपुर में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। भारत के उन शुरुआती मंदिरों में से है एक जहां पर शिखर बना था। दीवारों पर शेष साई विष्णु की भव्य मूर्ति है। आगे देखिएगा, रेपो दर, रेपो रेट जिसको कहते हैं, वह दर है जिस पर, मतलब रेपो रेट के विषय में पूछ रहा कि रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट होता है आरबीआई को अल्पकालिक ऋण प्रदान करना। यहाँ पर आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी विकल्प हो जाएगा। रेपो दर से महंगाई यानी मुद्रा स्फीति नियंत्रित की जाती है। रिवर्स रेपो में बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखते हैं। यह मौद्रिक नीति का प्रमुख अंग है। आगे देखिएगा, गोबी मरुस्थल का विस्तार मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच है? कौन से मरुस्थल की बात करा? गोबी मरुस्थल का विस्तार पूछ रहा किन दो देशों के मध्य है? तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा चीन और मंगोलिया के बीच है। चीन और मंगोलिया के बीच है। यह एक ठंडा मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और सहारा अफ्रीका दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। आगे देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया? महत्वपूर्ण सवाल है। कौन से अनुच्छेद के तहत जो है जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है? कह रहा है यहाँ पर 246 है, 269 है, यहाँ पर आप सभी का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? अनुच्छेद 279 ए, राइट ऑप्शन हो जाएगा 279 ए। 101वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 279 ए जोड़ा गया। अध्यक्ष भारत का केंद्रीय वित्त मंत्री और जीएसटी दरों में बदलाव का अधिकार किसके पास होता है? वो परिषद के पास होता है।
आगे देखेंगे सवाल है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध सैयद सालार मेला, मतलब पीछे जीके जीएस में ये चर्चा हुई है, राज्य के किस जिले में आयोजित किया जाता है? कई बार रिपीट हो जाता है सवाल ना, मैं ध्यान देता हूं लेकिन आ जाता है। सैयद सलार मेले की विषय में बात कर रहा है, तो सैयद सलार मेला कहां पर स्थित होता है भाई? बहराइच, यहां पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाए। बहराइच में है। सूफी संत सैयद सलार मसूद गाजी की याद में लगता है। यह प्रतिवर्ष मई जून यानी जेठ के महीने में आयोजित होता है। देवा शरीफ का मेला कहां पर लगता है भाई? बाराबंकी में लगता है। मानव रक्त समूहों में ए बी ओ खोज का ऐतिहासिक श्रेय, मतलब ये जो ब्लड ग्रुप होता है ना, ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई है? तो आप सभी को पता होगा, यहाँ पर कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा इसकी खोज की गई है। आइए एडिशनल जानकारी की तरफ चलेंगे। लैंड स्किनर ने 1901 में एबीओ सिस्टम की खोज की थी। इसके लिए 1930 में चिकित्सा का नोबेल प्राइज मिला था इनको। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी, यह महत्वपूर्ण बात है। ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? तो वहां पर नाम है विलियम हार्वे के द्वारा खोज की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है? यहाँ पर समुद्री जलधारा में ठंडी जलधारा के विषय में कह रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? हम्बोल्ट जलधारा होना चाहिए आप सभी का राइट ऑप्शन। देखो, इसे पेरू जलधारा भी कहते हैं, प्रशांत महासागर। यह अल्नीनो घटना से सीधे प्रभावित होती है। गल्फ स्ट्रीम दुनिया की सबसे तेज गर्म जलधारा है। अल्नीनो प्रभाव से भारत का जो है मानसून प्रभावित होता है। इसके विषय में आपको मैंने जानकारी प्रदान करी थी। आगे देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का स्थल बनवाली, जहां से मिट्टी का हल मिला, वो किस राज्य में स्थित है? इसकी बात कह रहा है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो बनवाली है, जहां से मिट्टी का हल मिला है, कह रहा है किस राज्य में है? तो ये हरियाणा में है। कहां पर है ये? हरियाणा में है। यहां पर आप सभी का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाता है? सी विकल्प हो जाता है। बनवाली फतेहाबाद जिला से पकी मिट्टी का हल और जौ के दाने मिले। कालीबंगा राजस्थान से जुते हुए खेत मिले। और लोथल गुजरात एक प्राचीन बंदरगाह था। देखिए आगे, धन्यवाद आपको देता हूं क्योंकि यहां तक हम लोगों का सवालों का सफर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। मिलते रहेंगे, इस तरीके की श्रृंखला आप सभी को आती रहेगी और उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग इस श्रृंखला से जुड़ेंगे और आनंद के साथ पढ़ाई करेंगे। अभी तक अगर आपने सुपर टेट सीडीपी बैच में रजिस्ट्रेशन अपना नहीं करवाया है, पेमेंट कर दीजिए और जैसे ही एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर आ जाता है, संभवतः वो अगले 3 दिनों में आपको गूगल प्ले स्टोर पर दिख जाएगा। उसको लेकर के मैं वीडियो बनाऊँगा, जानकारी आपको दूँगा। उसके बाद आप लोग उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और जितने लोगों का अभी तक हो पाया है ना, वो पेमेंट जिन्होंने भेज दिया है, उनकी एक फाइल मैं तैयार कर रहा हूँ, एप्लीकेशन को सौंपूँगा, वो आपका वहाँ पर कोर्स ऐड कर देंगे। उसके बाद हम सभी लोगों की एप्लीकेशन पर पढ़ाई एकदम ताबड़तोड़ अंदाज में चलना शुरू हो जाएगी। आज के लिए साथियों बस इतना ही, सेशन को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। मिलेंगे फिर आपको अगले सेशन में, ये आपका सफ़र चलता रहेगा कंटिन्यू। मैं ये सोच रहा हूँ कि जीके एंड करंट अफेयर्स की वीडियो ना, इसको मैं ऐसे ही वीडियो के रूप में रिलीज़ करूँ। मतलब इसे रिकॉर्ड करके आपको ऐसे ही प्रोवाइड करवा दूँ, समय की बचत होगी इससे। लाइव पढ़ने में यही जो 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होगा ना, उससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपको 14 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आपको अपना समय भी बचाना होगा, उसे मैनेज भी करना होगा। तो चलिए आज इजाज़त दीजिए, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।